हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लगातार हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में अवश्य आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही लगातार आप लोग साथ दीजिए और आप अच्छे से इसकी नोट्स बनाइए न्यूमेरिकल्स की और उसका अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक लगा लिए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। पूरे आज यानी कि पहला चैप्टर हम लोग आज इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज इसमें बता दिया जाएगा। तो 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यही हमसे बातचीत कर रहा है। चलिए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रारंभिक एक तार है, मान लेते हैं अपने पास कोई तार है, ये तार है कोई, ठीक है, जिसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी वो कितनी थी? प्रारंभिक लंबाई 140.3 है ना, हाँ, प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। बाद में यही तार को क्या किया जा रहा? खींचा जा रहा है। मान लेते हैं इस तार को खींचा गया और उसको इतना लंबा कर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आया? पहले तार इतना था जिसकी लंबाई इतना था, अब बाद में यही इसको हटा दीजिए। बाद में इसको खींचकर तार को खींच लिया गया तो इसकी लंबाई में 142.8 और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्या किया जाता है? खींचा जाता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? तार में की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो पहले हम लोग इसकी तार में वृद्धि निकाल लेते हैं, कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तार की लंबाई में वृद्धि। तो कैसे चेक करेंगे? ये जो बड़ा वाला दिख रहा है क्या? 142.8। ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिया, ज़्यादा नहीं, ऊपर नहीं दिखेगा। तो 142.8 में इतना माइनस कर देंगे, कितना? 140.3, तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो वृद्धि कितना है इसका? 2.5। अब प्लस माइनस, अब इसको नहीं घटाएंगे। ठीक है, ये त्रुटि है, त्रुटि यहाँ पर घटाया नहीं जाता, त्रुटि जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? पहले तार इतनी लंबाई थी, बाद में खींचा इतनी हो गई। तो तार की लंबाई पहले वृद्धि निकाल लेते हैं। तो वृद्धि कितनी निकालें? बड़े वाले में से छोटे घटा देंगे, पता चल जाएगा कितनी वृद्धि वो किया। तो कितनी वृद्धि, माप में कितनी वृद्धि है? 2.5। और त्रुटि में हम लोग माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि या इनको आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा? प्रतिशत त्रुटि। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो प्रतिशत त्रुटि होता क्या है? कल ही आपको बताया गया था कि क्या है ये? अल्पतमांक, यानी ये जो त्रुटि क्या है आपकी? त्रुटि कितना? 0.5 को ऊपर रख देंगे, ये क्या है? 2.5 इसको रख देंगे नीचे, इंटू क्या लगा देंगे? 100। एक पॉइंट से एक पॉइंट ये हो गया कैंसिल। तो 5 जब कितना है? 25, और 5 2 जा 10 और 20। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई हमारी? 20%। प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई हमारी? 20%। तो यही हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखी है। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग वीडियो को रोककर पहले अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिख लिया करिए। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को मतलब स्टार्ट करिएगा, तब आप उसको देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। कारण ये होगा, जब आप क्वेश्चन लिखे रहेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा, देखिए क्या चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्यूशन इसका। क्या कह रहा है? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जिसको हम लोग स्मॉल आर से नोट करते हैं। गोले की त्रिज्या किस रूप में लिखी गई है? 5.3 अब प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। किसके पूछ रहा है? गोले के आयतन में। गोले के आयतन में, आयतन मतलब V में क्या पूछ रहा है? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि आयतन क्या होता है? गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई r क्यूब।
ये होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में केवल किसकी बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है। तो 4/3 पाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। आपको तो इतना अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आप प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए कैसे करते हैं। आपको बार बार बताया गया है कि इसमें क्या पूछ रहा है, V का पूछ रहा है, तो जिसका पूछता हम लोग क्या लिख, डेल्टा V अपॉन V2 इंटू 100 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सूत्र लगा दिया, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट नियतांक हो जाए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में इसकी कहीं बात नहीं करा तो ये हट जाएगा। बचेगा क्या, इसको क्या लिख देंगे, अब 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा, और आर क्या लिख देंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। बात समझ है, जितनी घातें होंगी उतनी आगे आ जाती हैं, ठीक है। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको देखिए 3 डेल्टा आर क्या है, आपको पता है, अगर गोलिक त्रिज्या इस रूप में लिखी गई है तो ये क्या हो गया आर, ये क्या हो गया डेल्टा आर। कल ही आपको बताया गया था होता है कि ये आर माप होता है, उसकी त्रुटि होती है, यानी अगर ये आर है तो ये क्या होता है डेल्टा आर। तो रख दीजिए वैल्यू, डेल्टा आर कितना है 0.1, आर कितना है 5.3 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो अब गुणा करा दिए, 100 3 कितना हो गया 300, अब बटे कितना 53, ठीक है। तो इसको हम करते हैं कैलकुलेटर से, आप लोग बिल्कुल अपने तरफ से करिएगा, कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा यार। 5.66 कितना आ रहा है ये 5.66, और जिसको हम लोग लिख क्या सकते हैं 5.7 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आया आंसर आपका 5.7%। यानी कि अगर आप लोग देखिए यहाँ 100 को 3 से गुणा करें 300 आएगा, नीचे 53, और 53 जब भाग देंगे तो 5.66, और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 की जगह क्या बना सकते हैं 7 बना सकते हैं, ठीक है। तो 5.7% हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, हम लोग पढ़ते हैं इसको। एक आयताकार गुट के द्रव्यमान कामा लंबाई कामा चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर और 2.56 सेंटीमीटर और 0.37 सेंटीमीटर मापी गई गुटके के पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या क्या हम लोगों को दिया गया है लिख लेते हैं। द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कितना दिया है द्रव्यमान हम लिख लेते हैं इसी वक्त। स्टेप पे देखो क्रमशः लिखा, क्रमशः मतलब जो पहले आया होगा उसकी वैल्यू पहले लिखी गई हो, ठीक है। पहले द्रव्यमान आया है तो पहली वैल्यू जो होगी वो द्रव्यमान की होगी, कितना है 39.3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान के बाद क्या है लंबाई है, तो लंबाई हो गया कैपिटल एल, ठीक है। स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई, दूसरी लंबाई क्या है कितनी हो गई हमारी 5.12 सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद चौड़ाई है, चौड़ाई को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ब्रेथ होता है, कितना दिया है 2.56 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बात कर रहा है यहाँ पर, मोटाई की बात कर रहा है। मोटाई मतलब ऊंचाई होती है, ठीक है। मोटाई मतलब क्या होता है ऊंचाई, कैपिटल एच या स्मॉल एच कर लीजिए। कितना दिया है 0.37 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या कि घनत्व हम लोग डी से नोट करते हैं। घनत्व बराबर होता कितना है द्रव्यमान यानी कैपिटल एम बटे आयतन यानी कि कैपिटल वी। बात समझ में आ रहा। तो क्या पूछ रहा है घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, यानी ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं डी बराबर एम तो है ही है, आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई यानी एल, चौड़ाई यानी कि बी, एच ये तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होता है ना। अब इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, डी वाले का संभावित प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 बराबर, ये क्या लिखा एम, क्या लिखेंगे डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अब प्लस लगाएंगे, ये एल ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखा बी लिखा है तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100।
अब प्लस ये क्या लिखा है, एच लिखा है, तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। हमें सब की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, केवल ये डेल्टा वाला नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए यहीं पर, कामा डेल्टा एम निकाल लेते हैं। आपको बताया गया था 3 को कितना बना लीजिए, 1 बना लीजिए, फिर दशमलव, फिर 0 0, ग्राम है तो इसको भी ग्राम में करिए, फिर डेल्टा कैपिटल एल, 2 को कितना बना लेंगे 1, फिर 1 को बना लेंगे 0, फिर पॉइंट, फिर 5 को बना लेंगे 0, फिर सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही डेल्टा वी बना लीजिए कितना 10.0 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही डेल्टा एच हम लोग बना लेते हैं कितना 10.0 सेंटीमीटर। अब इन सब वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं। बात समझ में आया ना भाई? देखिए आपको फार्मूले पता होने चाहिए। यहाँ पर घनत्व के अधिकतम प्रसिद्ध त्रुटि पूछ रहा है, तो घनत्व सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तो है ही है, आयतन को क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं। लंबाई एल हो गया, ब्रेथ बी हो गया, यानी चौड़ाई हो गया, हाइट यानी कि एच हो गया। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं हम लोग वैल्यू। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.1 और एम की वैल्यू कितनी है 39.3 इंटू 100। अब प्लस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.01 और एल की कितनी है 5.12 इंटू 100। अब प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन, और यहाँ पर कितना है 2.56 इंटू 100। अब प्लस डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 0.37 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, डेसिमल जो लिखा है वो आपस में क्या हुआ, कट जा रहा है, क्योंकि दोनों अंक बराबर में हैं। बराबर मतलब इकाई से 2 अंक यहाँ पर, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ भी ऐसा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये काटा हुआ नहीं समझिए, एक है। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ कर दिया जा रहा है। ये देखो 100 एकन्नम 100, तो 100 अब बटे कितना 393, अब प्लस फिर 100 एकन्नम 100 अब बटे कितना 512, प्लस 100 एकन्नम 100 बटे कितना 256, अब प्लस 100 एकन्नम 100 बटे कितना 37। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको एलसीएम लेकर मत करिएगा। एलसीएम लेकर करने पर आपका कैलकुलेशन नहीं आएगा, बहुत लंबा चला जाएगा और आपका माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे ही लिख कर इसको भाग दीजिएगा, दशमलव आएगा, फिर इसको भाग, दशमलव आएगा, फिर आएगा, आपस में जोड़ लीजिए। सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपस में भाग दीजिए, अब भाग देकर जोड़। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाएगा। तो कितना लिखा है 100 और डिवाइड बाई कितना 393, तो यहाँ पर आया 0.25। ठीक है, और लंबा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकर जा सकते हैं। 512 डिवाइड बाई कितना आया 0.19, अब प्लस 100 डिवाइड बाई 256। ठीक है, तो 0.39 अब प्लस 100 डिवाइड बाई कितना 37, तो कितना आया 2.70। ठीक है, अब इनको आपस प्लस कर लेते हैं, 0.25 प्लस 0.19 अब प्लस 0.39 प्लस 2.70। ठीक है, तो आपका आ रहा है 3.53, कितना आ रहा है 3.53%। ठीक है, तो आपके जो बुक में जो आंसर है वो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कल आपको बताया गया था कि अभी हम यहाँ पर एक अंक और लेकर जाते, एक अंक और लेकर जाते, तो ये 5 है तो ये 3 बन सकता था, 9 है तो ये 10 बन सकता था, 9 है तो ये 3 है तो 4 बन सकता था। ठीक, तो ऐसे हम लेकर चले जाते हैं तो आ जाता हमारा, तो उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इतना है, आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या निकालना था हमको, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, तो हमारा कितना 3.53%। तो कितने क्वेश्चन हो गए 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक, 17 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, कि इसमें एक भौतिक राशि P 3 मापित राशियों A, B व C से निम्न प्रकार संबंधित है। संबंध क्या है, P बराबर A क्यूब फिर B स्क्वायर
अपॉन सी, ये संबंध दिया गया है इनमें, ठीक है। और कह रहा है ए कामा बी कामा सी की मापों में क्रमशः, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, यहाँ चलिए, ए कामा बी कामा सी की मापों में क्रमशः क्या बोल रहा है आगे, क्रमशः 1% कामा 2% कामा 3% की क्या हैं, त्रुटियां हैं। अब बात समझिए, अगर एक लिखकर यहाँ परसेंट लिखा गया है, बात समझिए, नोटिस करिएगा मेरी बातों को, एक लिखकर परसेंट लिखा है, 2 लिखकर परसेंट लिखा है, 3 लिखकर परसेंट लिखा है, इसका मतलब ये त्रुटि ही दे दी गई है, हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया? यानी क्या कि ए और बी और सी की मापों में क्रमशः, यानी ए का क्या त्रुटि है 1%, अब बी की कौन सी त्रुटि है 2% और सी की कौन सी त्रुटि है 3%। यानी क्या, यानी ए को अगर निकालेंगे तो क्या, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर कितना दे दिया गया है 1%। ये इसकी मीनिंग होती है। बात समझ में आया ना? यहाँ पर ये मीनिंग होती है, अगर किसी की प्रतिशत त्रुटि दे दी जाती है आपको, समझिए ए इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब बी क्या लिखोगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 बराबर कितना 2%, कामा फिर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 बराबर कितना 3%। ये दिया गया है कि ए कामा बी और सी मापों में क्रमशः 1% और इनकी माप में 2%, इनकी माप में 3% की त्रुटियां हैं, ठीक है। बात समझ में आया? अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि राशि P के मान में, अब किसके मान पूछ रहा है, P के मान में संभावित त्रुटि। हम बताइए P को लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, यही निकालना है। तो 3 इसका निकालिए, 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, लिख देंगे डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, फिर लगा देंगे प्लस, तो b के ऊपर 2 घात लगा, 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाता है, तो डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब बटे में है तो बटे से कोई मतलब है नहीं, क्या लगा दोगे आप, प्लस लगा दोगे। लिखा क्या है यहाँ पर लिखा है c, तो c क्या लिख देंगे, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। बात समझ में आया? 3 आगे आ गया, 2 भी आगे आ गया। अब ध्यान दीजिए, 3 ये p है, 3 गुणा इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी गई है 1%, 1 रख दिए, अब प्लस फिर क्या लिखा है 2, फिर गुना पूरा, इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी गई है, ये 2% तो 2, फिर प्लस इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी गई है 3%, तो 3 हो गया, इसको गुणा कर दीजिए, 3 एकन्नम 3, अब प्लस 2 दूना 4, अब प्लस 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10%। बात समझ में आया? यानी आया कितना, यानी डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 कितना आ गया 10% आ गया, ठीक है। बात समझ में आया? जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10। बात समझ में आया? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे आपको रिलेशन दे देगा और रिलेशन में जितने भी वेरिएबल्स का प्रयोग करेंगे, यानी A B C D F G किसका भी प्रयोग करेंगे, और वहाँ पर उनके क्या दे देंगे, प्रतिशत त्रुटि, आपको इस रूप में लिख कर उनकी वैल्यू रख कर सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी कुछ समझ में अवश्य आया होगा। अगर दिक्कत होती है आप वीडियो को बैक कर लिया करिए, तब फिर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको दिक्कत बाद में ना हो। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की ही तरह है। कैसे? s बराबर दिया है, क्या दिया है, a स्क्वायर और b क्यूब है, b क्यूब फिर c अपॉन अंडर रूट d दिया गया है, ठीक है। और इनमें सबका अलग अलग a b और c और d का दिया गया है। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे s बराबर, बात समझिएगा, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर, ये b क्यूब हो गया, ये c लिखा है अपॉन में ना, इसको c लिख दीजिए। ये देखिए अंडर रूट का मतलब होता है क्या, पावर 1/2 होती है, क्या होती है, पावर 1/2 होती है। और अब करेंगे क्या, इनका हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं त्रुटि। तो 100 बराबर 2 आ जाएगा आगे, और डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, अब प्लस 3 आगे आ गया, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, अब प्लस ये c, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, अब प्लस 1/2 क्या होगा, आगे आ जाएगा, और होगा क्या, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। अब सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं 2। देखिए a b c क्रमशः दिया है, तो a कितना दिया है 4%, तो गुणे 4% हो गया, अरे परसेंट नहीं लिखेंगे, 4 हो गया,
अब प्लस 3 गुणा बी दिया है अगला 2 है तो 2%। बात समझ आ रही? जैसे क्रमशः मतलब कि ए आया है पहले तो आगे जो वैल्यू होगी वो ए की ही होगी, ठीक है। प्लस कहाँ तक हुआ? सी का कितना दिया गया है? 3%। और सी वाला हो गया फिर प्लस, ठीक है। और 1/2 गुना डी का कितना दिया गया है? 1% दिया गया है डी का। तो सॉल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8 अब प्लस 3 दूनी 6 अब प्लस 3 अब प्लस 1/2। अब एक काम करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 8 6 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 अब प्लस 1/2 का मतलब हो गया 2 से 1 को भाग दो तो 0.5 आ जाएगा। अब 17 में अगर 0.5 जोड़ दें कितना आ जाएगा? देखिए ये 17 हो गया, 0.0 कर दीजिए और 0.5 और 0 तो कितना आ गया? 17.5% आ गया। क्या वैल्यू आई? डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 की आ गई। तो ये वाला भी क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये रिलेशन था ए और बी और सी और डी का प्रतिशत त्रुटि दिया ही गया था कितने % है, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं। 2 आगे आ जाता, 3 भी आगे आ गया, सी है ये है, सी कोई घात है नहीं तो आगे कुछ आने का मतलब हो नहीं। और यहाँ प्लस लगाया 1/2 क्या हुआ? आगे आ गया डी, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 रख दिया। इसकी वैल्यू 4 रखा, इसकी वैल्यू कितना 2 रखा, ये इसकी वैल्यू 3 है, फिर प्लस है, फिर इसकी वैल्यू 1 है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया। तो 8 से 14 3 17 और 2 को 1 से भाग दें 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और इनको आपस में जोड़ दें 17.5 आ जाएगा। तो आपको फिर से बता देते हैं, एलसीएम लेकर मत करिएगा। कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इनको एलसीएम लेकर मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर भी नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी वो लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सीधे भाग दे दीजिएगा। जैसे मान लो इस तरह, जैसे 2/3 प्लस 4/3 प्लस 9/4 ऐसा है, तो इनको तुम भाग दीजिए। मान लो जो दशमलव जो कुछ आए फिर प्लस फिर जो दशमलव आए और इनको भी जो दशमलव आए उनको आपस में क्या करें जोड़ लीजिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये आपका? ये 18 नहीं 19 हुआ ना? नहीं कौन सा है ये? 18 हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके स्क्रीन पर लग गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी 17 और 18 की तरह है, ठीक है। 19 में भी एक रिलेशन दिया गया है, एस बराबर क्या दिया है? ए और बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ठीक है। तो किसका पूछ रहा होगा? ये पहले वाले एस का पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? एस के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 बराबर, इसको लिख देंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 अब प्लस 2 कहाँ आ जाएगा? आगे, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 अब प्लस क्या लिखा है? सी, लेकिन यहाँ घात क्या है? 3 किन कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 19 है। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए इसका डेल्टा ए अपॉन इंटू 100 यानी प्रतिशत त्रुटि कितना दिया गया है? यहाँ पर दिया 1%, इसकी वैल्यू 1% हो गई। अब प्लस 2 गुणा डेल्टा बी यानी अगले पद कितना दिया है? 2 दिया तो 2 हो गया। 3 गुणे अगला पद कितना दिया है? 3 है तो 3 हो गया। बात समझ में आया ना? कितना इजी है। अगर परसेंट दिया, मान लीजिए कहीं पर मान लो 2% है, समझ जाइए परसेंट किसको डिनोट करता है? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 को। अब वहाँ पर ए होगा या बी की वैल्यू होगी या सी की वैल्यू, वो तो क्वेश्चन में देखने के बाद पता चलता है, ठीक। तो जोड़ दीजिए 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9, तो जोड़ दीजिए 9 4 13, 13 1 14, ठीक है। अब परसेंट कितना आया? डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, ये वाला भी आपका आंसर आ गया, ठीक है, 14%। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका एकदम क्लियर हुआ। तो देख लीजिए कितना एकदम मक्खन मलाई रबड़ी की तरह हो रहा है एक एक क्वेश्चन। बस आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है? और हम यहाँ पर आपको लगातार पूरा यानी कुमार मित्तल के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल के आधार पर सब क्वेश्चन आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और समझ में आ भी रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हों, ठीक है। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या कह रहा है कि एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्या लिखा है? पदार्थ का घनत्व
पदार्थ का घनत्व कितना है, 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा यानी प्रायोगिक मान कितना, प्रायोगिक मान कितना है, 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, प्रतिशत त्रुटि। तो क्या होता है ये, त्रुटि बटे क्या, प्रायोगिक मान, क्या, प्रायोगिक मान इंटू 100। प्रायोगिक मान मतलब जो माप होगी, ठीक है, जो प्राप्त करेंगे। तो त्रुटि क्या है, यहाँ पर त्रुटि वो होती है जो इनमें दोनों जो वास्तविक मान होता है, यानी ये जो वास्तविक मान है और ये जो प्रायोगिक मान है, दोनों को आपस में जो घटाते हैं, जो त्रुटि प्राप्त होगी वही कहलाती है हमारी त्रुटि कहलाती है। बात समझ में आया ना। यहाँ पर दो मान है, एक तो जो वास्तविक, जैसे मैं कह दूँ ये मार्कर है तो ये मार्कर की लंबाई फिक्स है। मान लो मैं कह दिया मार्कर की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन मान लो कोई इसको नापता है तो कितना मिलता है, 4 सेंटीमीटर मिलता है। बात समझ आ रही। मान लो मार्कर है मेरा, क्या है, मार्कर है, जिसकी लंबाई मैंने कहा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं क्या, वास्तविक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक मान, इसकी जो रियल वैल्यू है, ठीक है, यानी रियल मतलब इसकी माप है, लेंथ है इसकी जो। और अगर हम इसको प्रयोग के द्वारा नापते तो मान लो कितना मिल गया हमें, 4 सेंटीमीटर। किसके द्वारा, प्रयोग के द्वारा 4 मिल गया। तो त्रुटि कितनी हुई, 5 में से 4 को घटा दें कितनी आ जाएगी, 1। तो बात समझ में आया। और तो वही हाल इसमें भी करेंगे हम लोग, क्या, वही सिस्टम इसमें भी करेंगे। तो त्रुटि क्या है, 8.7 से 8.4 को घटा कितना आया, 0.3 आया। तो त्रुटि कितनी, 0.3 हो गई। और नीचे क्या लिखेंगे, 8.7। ये क्या है, प्रायोगिक मान है, जो ली गई माप होती है, जो दोबारा हम लोग मापते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा ना। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया और कर दीजिए 100 300, अब बटे कितना कर देंगे, 87 कर देंगे। तो कितना कर दीजिए, 300 और भाग्य कितना, 87। तो कितना आ रहा है, 3.448, यानी किसमें लगभग में आएगा, 3.6 के अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो गया, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इतना 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 किलोग्राम है और न्यूट्रॉन का भी इतना इतना किलोग्राम। इतना इतना नहीं लिखा है उसमें, मतलब हम इसमें बहुत बड़ी वैल्यू दी है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। और द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की गणना करना। किसका, सार्थक अंकों की। तो पहले जो दिया लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, बहुत बड़ी वैल्यू दी गई है ना, 1.6। बहुत सावधानी से लिखना पड़ेगा, नहीं कहीं गलत हो जाएगा तो फिर आंसर भी नहीं आएगा। 672 649 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, ठीक। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। आगे किसका दिया है, न्यूट्रॉन का दिया है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं कितना, 1.67495 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये इतना मैच कर लेते हैं हम लोग, 1.6726 और नीचे 674954, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, द्रव्यमानों के अंतर। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, द्रव्यमानों के अंतर मतलब आपस में इनको घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो इसको हटा दिया जा रहा, लाइन को छोड़िए, घटाइए। 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 5, ठीक है। और 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये बनेगा कितना, 16। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक काम कीजिए, ये देखिए ये बड़ी वैल्यू है ना, ध्यान दीजिए, आपको कुछ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये नीचे वाली जो वैल्यू वो बड़ी दिख रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है, 6 है, फिर 7 है, फिर 49 है, यहाँ पर 26 है, फिर 54 है, यहाँ पर 49 है। तो इसको इस तरह करिए, किस तरह, इसको ऊपर लिखिए, 6.7495 गुणे 10 की घात
27, फिर 1.672649 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब इनको घटा दीजिए, घटाने मतलब क्योंकि अंतर पूछ रहा है ना, घटाइए। 14 में से 9 के कितना आया 5, ये बन गया कितना 0, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2, फिर 0 फिर 0 फिर 0, गुणे 10 की घात -27। ये नहीं घटता है, जो इसको सेम उतार देते हैं। तो ये आया क्या अंतर। देखो क्वेश्चन समझ में आया। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया था, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया, तो दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, द्रव्यमानों का अंतर कर दिया, घटा दिया। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पूछा सार्थक अंकों की गणना। क्या बताना आपको, सार्थक अंक बताना है। तो सार्थक अंक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो सार्थक अंक क्या होता बता देते हैं आपको। जिससे दशमलव के अगर पहले 0 ना होता, दशमलव के पहले अगर 0 ना होता, कोई नंबर होता, तब ये 0 भी गिना जाता, ये पूरी संख्या गिनी जाती। बात समझ में आ रहा। लेकिन अगर दशमलव के पहले 0 है तो इसके बाद 0 वालों को भी नहीं गिना जाए, यानी इनको नहीं गिना जाए। केवल कितने सार्थक अंक बताएंगे आप लोग, केवल 4। कितने बताएंगे 4। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये क्या, ये नहीं गिनेंगे, नहीं, ये होती है कोटि। क्या होता है, माप की कोटियाँ होती हैं, इसको बोलते हैं माप की कोटियाँ। अब माप की कोटियों को हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। बात समझ में आया ना, इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 1.00 और 2 3 होता, तब हम आपसे सार्थक अंक पूछते तो क्या बताते आप, इसको भी गिनते, इनको भी तो 1 2 3 4 5 कितना बताते, 5 बताते आप लोग। लेकिन अगर दशमलव के बाद यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ जाए 0, दशमलव के इधर वाला 0 आ जाए, तो इधर 0 जो होगा उसको हम लोग नहीं गिने, केवल कितना बताएंगे सार्थक अंक, 2 बताएंगे। बात समझ में आ गया ना। तो वही हाल इसमें भी है, दशमलव की इधर क्या है 0 है, अगर ये 0 है तो इधर भी जो 0 है उसको नहीं गिना जाएगा, उसकी संख्या नहीं गिनी जाएगी। कितना हो गया 1 2 3 4, तो कितना आंसर आया हमारा 4 आया। इसको क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्या है 10 की घात -27, ये क्या है माप की कोटि होती है, इसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था कि 21 था, 21 था, ठीक है। तो 21 हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन यानी पहले चैप्टर का हम लोग कुमार मित्तल के पहले चैप्टर यानी मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण में लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, एक घन के प्रत्येक भुजा की माप, घन के प्रत्येक भुजा की माप। तो घन की भुजा कितनी दी गई है, घन की भुजा कितनी दी गई है 6.203 मीटर दिया गया है, ठीक है। और कह रहा उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की गणना कीजिए। तो घन के संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 गुणे a की वैल्यू कितनी दी गई है, a मतलब ये भुजा होता है 6.03 का स्क्वायर। अब इनको निकाले 6 गुणे, इसको 2 बार लिख देते हैं। कितने बार लिख देते हैं इसको, 2 बार लिख देते हैं। तो अब इनको इंटू करा देते हैं हम लोग। बात समझ में आया ना। घन की भुजा दी गई है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा उचित सार्थक अंकों तक। उचित सार्थक अभी बताएंगे आपको, पहले इसको सॉल्व का भी बताएंगे उचित सार्थक अंक होता क्या है, ठीक है। तो उचित सार्थक अंक के संपूर्ण क्षेत्रफल व आयतन की गणना करो। तो पहले संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर आयतन निकाल लेते हैं, तब बताओ उचित सार्थक अंक क्या होता है, ठीक है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a²। अब इसको 2 बार क्योंकि स्क्वायर 2 बार लिख दिए हैं, तो इंटू कराते हैं 6 गुणे 6.203 इंटू 6.203, ठीक है। तो बहुत लंबी वैल्यू आ रही है, तो 230.86325 तो ये क्या आ गया, संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब अभी आयतन निकाल लेते हैं, तब हम लोग उचित सार्थक अंक समझते हैं, ठीक है। तो आयतन, क्या आयतन पूछ रहा है, हाँ आयतन। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी दिए गए हैं 6.203 का, अच्छा इसको साफ साफ लिख दिया जा रहा है, कितना है 6.203 का होल क्यूब। क्या दिया है, होल क्यूब। तो इसको 3 बार लिख 6.203
6.203 और 6.203। अभी इनको 3 बार 6.203 इंटू 6.203 इंटू 6.203। आप देख रहे हैं कैलकुलेटर से हम लोग कर रहे हैं थोड़ा, इसलिए टाइम आपका बच जा रहा है और वीडियो जल्दी से बन जा रहा है आपके लिए अच्छा खासा। अब आप लोग का काम है इसको घर में अच्छे से इसको कैलकुलेशन करिएगा विदाउट कैलकुलेटर के, ठीक है। बात समझ, आपका समय रहेगा आप वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह कैलकुलेशन करने लगे यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कितना आया, इसमें बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 238.6741274 ये। अब आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है उचित सार्थक अंकों तक आपको लेकर चलना है, गणना करना है। तो उचित सार्थक अंक क्या होता है पता है ना, कि हम लोग केवल 4 गिनती तक लेकर चलते हैं। उचित सार्थक अंक में कहाँ तक लेकर चलते हैं, 4 गिनतियों तक लेकर चलते हैं बस। कैसे, इधर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, तो 230 ये 8 तक लिखेंगे बस। कहाँ तक लिखेंगे, 8 तक लिखेंगे। लेकिन 8 के बाद देखिए 8 के बाद ये कितना अंक है 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो 8 को क्या बनना पड़ेगा 9 बनना पड़ेगा। सार्थक में पढ़ाया गया होगा दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है 5 या 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाले अंक में एक ठो जुड़ जाता है, तो 8 से क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अब कितने अंक लिखे हैं यहाँ पर 4 1 2 3 4 4, तो ये होता है उचित सार्थक अंक, यानी एक उचित रूप में लिख देते हैं, केवल 4 तक सीमित होता है। बात समझा, यानी 4 तक बहुत है तो ये लिख दिए। बात समझ आया। यहाँ भी वही काम कर दीजिए 1 2 3 यहाँ तक लिखना है, तो 238 अब 6 है तो 6 के बाद ये क्या 7 है, जो कि 5 या 5 से बड़ा है यानी 7 है, तो 6 से क्या बन जाएगा ये 7 बन जाएगा। तो 4 तक बहुत है, यानी उचित सार्थक क्या होता है 4 अंक तक बहुत होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका पूरा पहला चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स था सब अच्छे से विधिवत तरीके से सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपके कहीं पर भी समस्या आती है कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे कमेंट में अपने डाउट को मेंशन कीजिए ताकि हम पढ़ें, उसको रीड कर सकें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। बात समझ में आ रही है। तो कारण ये है कि आप लोग इसका अधिक से अधिक रिवीजन करिए। बात समझ में आ रहा है, इसको अधिक से अधिक क्या करिए रिवीजन करिए, तब जाकर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। लेकिन अगर आप सोचो नहीं रिवीजन करोगे आपको एक बार में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स कभी भी नहीं आ सकता। आप 2 नोट्स बनाइए, एक आप अपनी डेरिवेशन और थ्योरी के अलग नोट्स रहे और एक न्यूमेरिकल्स की आपकी अलग से नोट्स रहे, ताकि उस कॉपी में उस नोट्स में केवल न्यूमेरिकल्स के सारे क्वेश्चन ही हो। बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। और जो चैप्टर स्टार्ट किया जाता है आप उसको घर से पढ़कर आया कीजिए कि हाँ क्या फार्मूला होता है, क्या सार्थक अंक होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो कल हम इसके अगला चैप्टर वाले लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।